अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जुनून इश्क पार्ट 26 के साथ अब आपके साथ हाजिर है। लेकिन उससे पहले हम आपको जो रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और उसके बाद आप वीडियोस को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो, और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। गाइस हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट 26। इरफा अपनी फ्रेंड के साथ पार्लर जा रही होती है और उधर अहमद साहब को पता चल जाता है, क्योंकि उसने अपने लोग इरफा के पीछे ही लगाए हुए होते हैं। और जैसे इरफा पार्लर में जाती है, पार्लर में जाने के लिए गाड़ी से निकलती है, तो अहमद साहब को एक एक चीज़ की डिटेल जा रही होती है। तो अहमद सोचता है कि वो वहाँ से इरफा को अगवा करवा ले, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब वो कोई भी गलती करे। लेकिन अहमद का दोस्त उसे इस बात के लिए रोकता है कि अगर तुमने ये कदम उठाया तो उसकी कीमत भी तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी। अहमद, तुम ज़ोर ज़बरदस्ती से इरफा को हासिल तो कर सकते हो, पर उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। तो अहमद कहता है, वक्त आने पर इरफा मेरे जज्बात को ज़रूर समझेगी, तुम्हारे जज्बात को समझेगी, और तुम्हारी वजह से उसकी फैमिली को जितना हर्ट पहुँचेगा वो क्या होगा फिर। जो भी हो, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ इरफा चाहिए। तो क्या करोगे तुम? यहाँ से सिर्फ इरफा गायब होगी, फराह को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, मतलब, और इरफा भी इस तरह से गायब होगी कि कोई जान ही नहीं पाएगा। सबको ये लगेगा कि इरफा अपनी मर्जी से कहीं गई है, और ये सब उसकी फैमिली को पता चला तो जो होना ही हो। मैं अभी इरफा के बगैर जी नहीं सकता। इतनी बड़ी प्लानिंग्स की है, और तुम चाहते हो कि एक गलती करके मैं इरफा को हमेशा शक्ल खो दूँ। यह आखिरी मौका है मेरे पास। अगर ये मौका भी मेरे हाथ से चला गया तो इरफा को मैं कभी भी अपना नहीं बना पाऊँगा, कभी हासिल नहीं कर पाऊँगा। तो अहमद, तुम सिर्फ उसे हासिल करना चाहती हो। हाँ, तुम जो समझना चाहते हो समझो। मैं तुम्हारी सोच का कायल नहीं हूँ। मैं ये नहीं जानना चाहता कि तुम मेरे बारे में अच्छा सोचते हो या बुरा। और दूसरी बात, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मुझे सिर्फ इरफा के बारे में फिक्र है, और मुझे इरफा चाहिए। और अगर इरफा को भी तुम्हारा सच पता चल जाएगा तो कौन सा सच? मैंने कुछ से खून किए हैं एक इरफा को हासिल करने के लिए। मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ इतने दिनों से। और हाँ, अगर मैं इरफा को गलत तरीके से पाना चाह रहा होता ना तो मैं सब पहले कर चुका होता। ठीक है, मेरे इरफा से सच्ची मोहब्बत है, और तुम मेरी मोहब्बत को इस तरह से बुरा नहीं बोल सकते। मैं जानता हूँ मैं जो मैं कर रहा हूँ उसका तरीका गलत है, लेकिन मैं इसमें किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना। लेकिन जैसे तुम प्यार करते हो तुम उसे हर्ट तो कर रहे हो ना। इंसान जिसे मोहब्बत करता है उसे कभी हर्ट नहीं कर सकता, और तुम वही करने जा रहे हो अहमद। एक बार फिर सोच लो, तुम जो कर रहे हो ना उसकी कीमत तुम अकेले नहीं चुकाओगे, और तुम्हारे बाबा, उसे अगर कुछ पता चला तो उसकी सेहत के बारे में भी तुम्हें पता है। देखो, जितनी मोहब्बत मैं अपने बाबा से करता हूँ उससे कहीं को नहीं चाहता, मैं इरफा से मोहब्बत करता। और हाँ, इरफा को अपने साथ रखना चाहता हूँ, तो उसमें क्या गलत कर रहा हूँ मैं? प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, उसे अपना नाम, अपना स्टेटस, उसे ज़िंदगी देना चाहता हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ मैं? जानता हूँ अभी जो मैं कर रहा हूँ वो तरीका गलत है, लेकिन अगर इरफा ने ठीक टाइम पर मेरी बात सुनी हुई होती तो आज ऐसा होता। इरफा ने बात नहीं सुनी। तुमने कभी उसे बताने की कोशिश की थी? मैंने कई बार कोशिश की थी, या तो वो डर के बारे में भाग जाती थी, या तो कभी वो मेरी सुनती नहीं थी। और अगर मैं उनकी फैमिली वालों से उनका हाथ मांगता तो उस दिन अब्बा नहीं जा पाए मेरे साथ, और इरफा की बुआ ने वह मौका देख कर ही इरफा की मंगनी अपनी बेटे के साथ करवा ली। तो तुम चाहते क्या हो अहमद? तुम उसे सच बता भी तो सकते थे ना। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती तो वो तुम्हारी जज्बात का ख्याल रखती। देखो, वो कुछ भी सोचती या नहीं सोचती वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसे बता भी देता ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। इरफा अपने फैमिली वालों की बात सुनती, वो मेरी बात कतई तौर पे नहीं सुनती, सुनकर भी अनसुना कर लेती। लेकिन वो मेरी बात मानती ही कभी भी नहीं, क्योंकि उसे तो मुझसे डर लगता था ना। तो अहमद, तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा? वो लोगों में ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, इसीलिए उसे लोगों से डर लगता था। दैट्स ऑल, और कोई बात नहीं थी। मैंने कभी भी इरफा को उस नज़र से नहीं देखा कि मैं उसे डराऊँ धमकाऊँ, या मैं को पहले वाला अहमद नहीं हूँ जो यूनिवर्सिटी में प्लानिंग प्लॉटिंग करता था। ऐसी कोई बात नहीं है अहमद। तुमने यूनिवर्सिटी में भी दो लड़कियों को कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ये वो। देखो,
मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन एक दोस्त की हद तक, और वो मैं आखिरी मर्तबा भी उससे यही कह रहा था, मैंने तुमसे मोहब्बत की दोस्ती की हद तक, क्योंकि मैं दोस्ती में भी यही कहता हूँ कि यार मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। क्या तू इरफा से भी दोस्ती रखता है? अगर ऐसा होता तो इरफा की शादी खुशी खुशी में करवाता भगवान से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब इरफा का नाम मैं अपनी ज़ुबान से भी लेता हूँ ना, तो उसमें भी मैं डर जाता हूँ कि नाम लेते मुझसे गलती ना हो जाए, क्योंकि वो भी मुझे खुद पर एक, तुम नहीं समझोगे यार, छोड़ दो, क्योंकि तुमने किसी से मोहब्बत नहीं की। मोहब्बत नहीं की तुम तो मोहब्बत का वर्ड बोलो भी मत अहमद। मोहब्बत किसने की थी किसने नहीं, वो तो बात ही छोड़ दो। वो तो परिंदों ही डालियों से उड़ गए जो यकीनन मोहब्बत किया करते थे। तो तुम इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम इरफा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इरफा के बारे में बात करो। क्या करना है? कुछ नहीं करना। जब इरफा चाय उसे दी जाएगी, उस चाय में हम नशीली दवाइयाँ मिलवा कर उसे दे देंगे। क्यों? वो पॉलर वाली को अपने पैसे दे दिए थे। चाय दो आएगी, जैसे इरफा पिएगी, फ़राह भी पिएगी, और फिर फ़राह को कहा जाएगा कि हम आपको मेकअप करते हैं। जब वो फ़राह अपना मेकअप करवाने के लिए चली जाएगी, तो फिर क्योंकि मैंने उनको पहले ये दिया था कि आप उसे कॉम्प्लीमेंट्री ना सर्विस दे दीजिएगा। अगर फ़राह मेकअप नहीं भी करवाना चाहती तो भी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दे दीजिएगा। तो फिर वो तो फ्री की चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो फ़राह को छोड़ के वहीं पर अंदर चली जाएगी फ्री की सर्विस लेने के लिए। फिर चाय पी के फ़राह हो जाएगी बेहोश, और फिर हमारे लोग उसे पहुंचा देंगे गाड़ी में। तो क्या वो लोग फ़राह इरफा को उठाएंगे? मैं अपनी इरफा को इतना भी यकीन नहीं समझता कि कोई और उसे हाथ लगाए। पॉलर की ही 2 लड़कियां होंगी जो इरफा को गाड़ी तक पहुंचाएगी, और फिर जैसे इरफा गाड़ी में बैठेगी, इरफा के साथ वो एक लड़की भी बैठेगी। उसके बाद इरफा हमारे यहाँ यानी कि यहाँ पहुँचाई जाएगी। जब इरफा यहाँ पहुँच जाएगी, तो फिर वो लड़की को भी पैसे देकर उसे गायब होने का बोल दूँगा। अगर वो गायब ना भी हुई तो उसे वापस जाने का कहूँगा। और सीसी फुटेज में, अरे वो तो मेरी सोचा ही नहीं। और फिर अहमद हंसना स्टार्ट कर देता। सीसी फुटेज में सिर्फ वही फुटेज होगी जिसमें इरफा तैयार हो रही थी, उसके बाद की कोई फुटेज ही नहीं होगी, समझे ना? फिर कोई बात नहीं जनाब, हमारे पास अगर इरफा आ गई तो फिर कोई पता ही नहीं करवा पाएगा। और अगर आपका प्लान वैसे चल भी गया भाई, तो भी इरफा की फैमिली वाले वो तो पुलिस को केस दे देगा ना, वो तो पुलिस के पास जाएंगे कि हमारी बेटी कहीं चली गई है। पर 24 घंटे तो है ना, क्योंकि 24 घंटे से पहले तो पुलिस भी जहमत नहीं करती किसी को ढूंढने की, और 24 घंटे में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो क्या तुम इरफा को मैं सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ, मैं तब तक 24 घंटे में इरफा को शादी के लिए कायल कर लूँगा। तुम्हें इतना भरोसा है खुद पे, और अगर उसने तुम्हारे बारे में इतना कुछ जान लिया तो वो अंदर से टूट नहीं जाएगी? अगर वो अंदर से टूट भी जाएगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अहमद ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ जुनून है, और तुम जुनूनी इंसान बन चुके हो। अगर तुम मुझे पागल जुनूनी कुछ भी कहना चाहते हो ना, तो इस वक्त कह सकते हो, लेकिन जो मुझे करना है मैं करके रहूँगा। और जैसे अहमद बोलता है, एक आधे घंटे में उसका प्लान वही तकमील पा जाता है, और 1 घंटे में इरफा उसके सामने बैठी हुई होती है। उधर फ़राह जब अपनी फ्री सर्विस करवा के बाहर आ रही होती है, और वो फ़ौरन इरफा को वहाँ ढूंढती है यहाँ, तो उसे इरफा कहीं नहीं टिकती, और फ़राह डर जाती है। फिर वो नुमान को कॉल करती है कि तुम तो नहीं आए थे इरफा को लेने के लिए। नुमान कहता है मैं तो नहीं आया था उसे लेने के लिए। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं। फिर वो पॉलर वाली से कहती है यहाँ मैडम बैठी हुई थी, उन्होंने कहा चाय पी दिए, तब तक तो हम अपने दूसरे कामों में दूसरे क्लाइंट्स में लग गए थे, हमें नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। फिर वो बाहर जाती है तो वहाँ भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो लोकल गाड़ी में आई होती है, अपनी दूर की गाड़ी होती नहीं है। फिर फ़राह ये सोच रही होती है कि मैं तो बुरी फंसी, अब मैं इरफा की अम्मी को क्या जवाब दूँगी? मेरी ही ज़िद थी, अब मैं क्या करूँगी, क्या जवाब दूँगी उन्हें? लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका था। इरफा अहमद साहब के सामने पहुँच चुकी थी, और इरफा बेहोश थी, क्योंकि कुछ देर वो दवाई का असर इरफा पे था, और अहमद का फ्रेंड उसे रोक रहा था कि तू जो भी कर रहा है गलत कर रहा है,
अगर इरफा को पता चला कि उसका किडनैप करवाने वाला ही तू है तो क्या होगा? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो उसके साथ। देखो, मुझे इरफान चाहिए। और वो अभी अपने दोस्त से झगड़ा कर ही रहा होता है, तब तक इरफा की आंखें खुल जाती है और वो जब देखती है तो वो अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाती है जहाँ उसके हाथ पांव बंधे हुए होते हैं। और इरफा ये सोच रही होती है, कौन है वो शख्स जिसने उसे अगवा कर लिया? कौन है वो जिसने उसके साथ ऐसा साउंड किया? वो काफ़ी टाइम वहाँ डर रही होती है, वो रो रही होती है, वो अपने आप को कोस रही होती है कि वो अपनी दोस्त की बात मान के वहाँ आई ही क्यों थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, अब तो इरफा वहाँ जा चुकी थी। वो काफ़ी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी बहुत मजबूती के साथ बंधी हुई होती है। इरफा जितना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा उसे ही हो रही होती है। और जब एक आधे घंटे में इरफा को अपने दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई देता है तो इरफा बहुत डर जाती है और वो डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। और 2 मिनट के बाद जब उसे फील होता है कि कोई उसके हाथ पैर खोल रहा है तो इरफा फ़ौरन आके अपनी आंखें खोल देती है। पर जब वो अपनी आंखें खोलती है तब उसे वो दिखाई देता है जिसके बारे में वो तस्वुर भी नहीं कर सकती। इरफा जब अहमद को देखती कि वो उसके हाथ पाँव खोल रहा है तो इरफा बहुत डर जाती है। अहमद साहब, आप? वो फ़ौरन इरफा के सामने जाके उसके सामने हाथ जोड़कर उसे कहने लगता है कि देखो इरफा, मैं ही हूँ जिसने तुम्हारा किडनैप किया है। मैं चाहता तो ये सच छुपा भी सकता था, पर मैं खुद तुम्हारे सामने आया हूँ और माफ़ी भी मांग रहा हूँ अपने अमल के लिए। मैंने जो किया है गलत किया है, पर मुझे और कोई रास्ता ही नहीं दिखा तुम तक पहुँचने का। मैं क्या करता फिर? मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे गंवाना तो नहीं चाहता था, तो मुझे जो दुरुस्त लगा मैंने वो किया। अहमद साहब, आपने मुझे क्यों अगवा किया है? प्लीज़ आप मुझे मेरे घर वापस छोड़ाएं। इरफा, तुम मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस नहीं छोड़ सकता। तुम्हें ये समझना होगा। नहीं अहमद साहब, मुझे डर लग रहा है आपसे। इरफा, तुम मुझसे कैसे डर सकती हो? देखो, तुम तुम मुझसे मत डरो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। इरफा को वो शख्स अहमद साहब ने कोई अनजाना शख्स ही लग रहा होता है जिससे इरफा डर रही होती है। उधर इरफा की फैमिली को जब पता चला होता है कि इरफा कहीं गुम हो गई है तो इरफा की फैमिली बहुत अपसेट और डर जाती है और उनको पता नहीं होता कि पता नहीं क्या हुआ उनकी बेटी के साथ। वहाँ नोमान सबको यही देख के कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, इरफा वापस भी आ जाएगी, कहीं गई होगी अपनी दूसरी फ्रेंड्स के पास। तो इरफा का भाई बोलता है कि ऐसी तो कोई फ्रेंड नहीं थी, फ़राक के सिवा उसकी कोई चाहिए थी, और वह भी बिना बताए तो इरफा कहीं जा नहीं सकती। अब नमाज ये सोच रहा था कि उस दिन वाली कॉन्वर्जेसन वाली बातें वो बताए या नहीं बताए, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो अपने रवैये के लिए काफ़ी शर्मिंदा था। तो वो फ़राह को फिर से बोलता है, फ़राह तुमने ठीक से तो देखा? मैंने ठीक से देखा था नोमान, वो मुझे कहीं नहीं दिखी। तो मैं क्या क्या करती? मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो नोमान कहता है तो तुम्हें क्या पड़ी थी उसे वहाँ ले जाने की? ज़िद तो मेरी थी, इरफा तो जाना भी नहीं चाह रही थी बड़ी आई बनने के लिए। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना जाने के लिए। नोमान, तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। ऐसे नोमान के होंठ फड़फड़ाए, उसने धीरे कुछ बोला लेकिन किसी ने नहीं समझा, ना ही सुना, क्योंकि सब इरफा के गुम हो जाने पर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उस दिन नोमान कहीं गायब हो गया, आज इरफा कहीं गायब हो गई। क्यों? उस दिन भी गायब हो गया था। हाँ जनाब, पहले दूल्हे गायब हो गए, अब दुल्हन गायब हो गई। पता नहीं ये शादी होगी या नहीं। फ़ौरन नोमान बोलता है, अगर मुझे इरफा नहीं भी मिली तो भी मैं तो उसी डेट पे शादी करने वाला हूँ जिस डेट पे मैंने फाइनल कर लिया है। तो नोमान की जो अम्मी होती है ना, वो अजीब नज़रों से अपने बेटे को देखती है और वो कहती है कि बेटा क्या हुआ है, कुछ पता है तुम्हें? नहीं अभी मुझे कुछ नहीं पता, बस आपने कहा कि आपने तो सारी फैमिली मेम्बर्स को भी बता दिया तो कि शादी नहीं हुई की तो खानदान में तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तो इरफा जो होती है वहाँ वो डर रही होती है और वो कुछ कर भी नहीं सकती होती है। वो कर भी क्या लेती? अहमद उसके सामने हाथ जोड़े घुटनों के बल खड़ा हो बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि देखो इरफा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बल्कि एक्चुअली मैं तुमसे तब से मोहब्बत करता हूँ जब तुम डैड के ऑफिस पे, तब मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं था, और जब डैड को हॉस्पिटल थे और तुम वो वहाँ खड़ी थी और मैं तुम्हें ही देखते जा रहा था।
मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ इरफा। मैं कभी तुम्हें बता नहीं पाया, हिम्मत ही नहीं कर पाया तुमसे ये सब कुछ कहने की। पर जब मैं अपना रिश्ता तुम्हारे घर लाना ही जमा रहा था, तब तुम्हारी उस कज़न यानी नुमान की बहन की शादी थी, मैं आया था। मैं अपने अब्बा को भी साथ में लाना चाहता था, पर वो नहीं आ पाए किसी वजह से। और फिर मैं ही गिफ्ट लेके तुम्हारे घर इवेंट में शामिल होने आ गया था। पर तभी तुम्हारी बुआ ने तुम्हारी एंगेजमेंट नुमान के साथ मेरे सामने करवा दी। और तब मुझे लगा कि अगर अब मेरी इरफा को बताया तो शायद इरफा मुझे ना मिल पाए। अहमद साहब, कुछ भी हो, मुझे आपकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जाना है यहाँ से। प्लीज़ इरफा, तो मेरी बात समझ नहीं सकी। मैं 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 तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के यहाँ ज़मीन पे बैठा हूँ, तो मेरी बात सुनोगी? हर तुम मुझे इस तरह धुतकार रही हो। इरफा, तुम मुझे नहीं धुतकार सकती हो। अहमद साहब अपनी इल्तिजा की नज़रों से उसे बोलने लगे और वो उसको तकते देखते जा रहे थे टिकटिकी बांध के। इरफा बहुत डर चुकी थी और अब वो पसीने से शराबोर हो चुकी थी। वो अहमद से इतना डर रही थी, इतना डर रही थी कि जैसे कि पता नहीं उसने कोई भूत देख लिया हो। अहमद उसके सामने हाथ बांधे मुसलसल 1 घंटे तक इल्तिजाओं पे इल्तिजाएं किया जा रहा था कि तुम्हें मेरी बात तो सुननी चाहिए, तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। अहमद साहब, ये क्या तरीका है? मुझे मुझे यहाँ बिठा के अब मुझे बातें सुना रही हो, और वो भी थी अजीब व गरीब। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो हिचकियाँ लेके बोली, वो रो रही थी। अथवा तुम नहीं रो सकती, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। आपने मुझे इतनी तकलीफ़ दे दी है अहमद साहब, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इरफा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो आपका मसला है। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, प्लीज़। इरफा रो रही थी और चीखना चाहती थी, जो कि वो चीख नहीं पा रही थी। मुसलसल जब अहमद अपने आप को इतना तजलील होते देख रहा था कि वो इरफा कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अहमद फ़ौरन उठता है, अपने आंसू पोंछता है, पानी का ग्लास लाता है और इरफा को कहता है कि पानी पियो। इरफा पानी नहीं पीती है। इरफा पानी नहीं पीती है और अहमद साहब को बहुत बुरा लगता है। वो अपने हाथों से उसका मुंह पकड़ के, उसका मुंह खोल के उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। और फिर इरफा वो गिलास फेंक देती है। जब इरफा गिलास फेंक देती है तो कांच टूट जाता है। अहमद साहब कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार से बिहेव कर रहा हूँ, प्यार से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे, तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ेगा इरफा, लेकिन तुमने मेरे पास होकर रास्ता नहीं छोड़ा। वो इरफा को हाथ पैर खोल देता है और कहता है, चली जाओ यहाँ से। लेकिन घर जाकर क्या जवाब दोगे किसी को कि कौन तुम्हें कहाँ ले गया था? और वैसे भी रात के 12 बज चुके हैं, और वैसे भी अगर घर की लड़की रात को बाहर रहे और इतने घंटों के बाद जब वो वापस आए तो लोग कितनी बातें उस पर, कितनी उंगलियाँ उस पर उठती है। इरफा फ़ौरन रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है। इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए आपने मुझे चुना, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पता था आप इतने गिरे और घटिया इंसान हैं, मैं कभी जॉब नहीं करती। आपके अब्बू तो इतने अच्छे, आप इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकती? मैं गिरा हुआ इंसान हूँ। अच्छा, तो गिरा हुआ इंसान तो गिरी हुई हरकतें करता है ना? वो इरफा की तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वापस खींच के उसे कुर्सी पे बांध देता है। और फिर इरफा से इल्तिजा कर रही थी, मुझे मुझे खोले, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तुमने मुझे गिरा हुआ इंसान बोलकर मेरे अंदर के जानवर को दावत दी है और मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, जैसे कि बचपन से लेकर आज तक हर कोई मुझे तकलीफ़ पहुंचाता आया है। जब तकलीफ़ मुझे होगी तो तकलीफ़ तुम्हें भी होनी चाहिए। ऐसा तुम्हें अगर मैं रहूँगा तो कुछ चीज़ तुम भी नहीं जी पाओगी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम मेरी मोहब्बत का जवाब हाँ में देती हो या ना में। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ अहमद, नफ़रत करती हूँ तुमसे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इस अज़ियत में मुब्तला हूँ। अच्छा, तो प्यार से तुम मेरी बात नहीं मानोगी? कतई तौर पर नहीं मानोगी। मैं तुमसे फिर पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ, कल मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो? तुमसे तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। आई हेट यू मिस्टर अहमद, आई हेट यू। नो माई डार्लिंग, यू डिडंट हेट मी जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने मेरे से शादी नहीं भी की तो भी तुम्हारा सीना तुम पर हो जाएगा।
मैं हर तकलीफ़ झेलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, हर तकलीफ़ तुम्हें मंजूर है, मेरा साथ तुम्हें इतना नागवार है। हाँ, तुम्हारा वजूद मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहा है, तो तुम्हारी सज़ा ही मेरा वजूद होगा। इरफा, तुम्हें मुझे ठुकरा के अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें ये सब ठुकरा देंगे तुम्हारी फैमिली वाले, और तब तुम मेरे पास होगी और तुम मुझे चाह के भी छोड़ नहीं पाओगी। और अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे फ्रेंड और सबको मार डालूँगा। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को, सबको मार दूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ बदले में तुम चाहिए। अगर तुम मुझे नहीं मिल पाए तो तुम्हारी ज़िंदगी से तुम्हारे सारे अपने तुमसे छीन लूँगा और सबको मार डालूँगा मैं। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो, ये तुम्हारा कज़न नुमान मेरे निशाने पे ही है, चाहो तो उसे मार डालो। इरफा जब अहमद की ये बातें सुनती है तो उस पर तो बिजली बन सी गिरती है, और अब इरफा के साथ